हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटी की नई क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे भाइयों पॉलिटी में संसद। ठीक है जी। तो संसद में हमने देखा था कि आर्टिकल 79, इसमें संसद की चर्चा है और संसद के 3 भाग होते हैं, आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 80 आता है जिसमें आपकी राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा क्या है भाई, इसमें आपकी 250 सीट हैं, वर्तमान में 245 सीट हैं, क्योंकि 5 सीट वो जम्मू कश्मीर के जो पीओके एरिया उसकी हैं। इसमें हमने पढ़ा था इसके जो मेंबर हैं उनकी एज 30 साल होनी चाहिए। इसको उच्च सदन कहते हैं। ठीक है जी। इसी को उच्च सदन, इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है भाई। इसको ही बूढ़ों का सदन कहते हैं और इसको पढ़े लिखों को भी सदन कहते हैं, यानी आपका एजुकेटेड, क्योंकि इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 81, इसमें आपकी लोकसभा आती है। इसमें 550 सीट हैं, लेकिन वर्तमान में 545 हैं। इसमें भी 5 सीट आपकी पीओके एरिया की हैं। इसके सदस्य की एज 25 होती है। इसको निम्न सदन कहते हैं। इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष होता है। ठीक है जी। इसको युवाओं का सदन कहते हैं, क्योंकि एज इसमें 25 है, इसमें 30 है, इसलिए इसको बूढ़ों कहते हैं, इसको युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन वो अब ख़त्म कर दिए। आपको अगर भाई कोई धन विधेयक है वो इसमें पास होगा। धन विधेयक में राज्यसभा की कोई वो नहीं है कि उसको रोक नहीं है, धन वो 14 दिन में ऑटोमेटिक पास हो जाता है। इसके बाद भाई कल एक चीज़ थोड़ी वीडियो में हमारी में गड़बड़ हो गई, वो टेक्निकल इशू था, यानी कि वो क्लिप कट गई। आर्टिकल 82 मैंने देखा था तो वो आया नहीं उसमें। आर्टिकल 82 इसमें भाई सीटों का, संसद की जो सीट हैं, संसद की सीटों का समायोजन है। ये शब्द है समायोजन। समायोजन मतलब कि कौन सी जनसंख्या पर हम अपने क्षेत्र की सीट रखें। तो इसको हम समझते हैं, हमारा एक सांसद जो होता है, सांसद हम कहते हैं जो संसद में हमारे एमपी होते हैं, यानी जो सदस्य चुन कर जाते हैं, वो 10 लाख सदस्यों पर चुनता है भाई। यानी जो 10 लाख जनता होगी उसके बदले एक सांसद आपको दिया जाएगा। ये हमारा रूल है। और अब तक जो 10 लाख की, आप कह रहे होंगे भाई 10 लाख, तो हमारे यहाँ तो जो अब सांसद चुने जाते हैं वो तो ज़्यादा पे चुने जाते हैं। तो भाई इसके लिए प्रावधान है। अब तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। 1971 भाई, यानी कि जो हमारे अब सांसद होते हैं या जो सांसद आते हैं वो 1971 में उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख रही होगी, तो
वो उसी टाइम से चली आ रही है। इसके लिए, क्योंकि भाई हमारे जो पुराना संसद भवन था उसमें जगह भी नहीं थी, और उसी के लिए ये प्रावधान किया गया। इसके लिए 2002 में एक संशोधन करा गया, 84वां संशोधन, और इसमें कहा गया कि 2026 तक यही जनसंख्या रहेगी, यही सीट रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि 2026 तक ना हम सीट बदल सकते हैं, ना हम जनसंख्या का वो कर सकते हैं कि हम 2001 की जनसंख्या से हम अपनी सीट कर दें, वो नहीं होगा। ये 84वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। उसमें ये कहा गया कि अब जो हम सीट बदलेंगे वो 2026 में बदलेंगे। तो भाई जो अब हमारा मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि इस समय कोई भी पीएम होता तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये संविधान संशोधन हो चुका है, उनकी मजबूरी थी नया संसद भवन बनाना। क्योंकि इसमें एक पॉइंट और दिया गया भाई, पॉइंट ये कि जो अब 2026 में सीट चेंज होंगी वो आपकी 2001 की जनसंख्या पर आधारित होंगी। जनगणना पर तो भाई इसमें कुछ भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक बार समझते हैं। हमारे एक सांसद 10 लाख वोटर चुनते हैं, यानी कि आपके क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी तो आप एक सांसद चुन सकते हो, और चुन सकते हो गया, वही रूल है कि आपके 10 लाख वोट के बराबर एक सांसद होगा। ठीक है जी। अब तक जो सांसद चुने जाते हैं वो 1971 की जनसंख्या, यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उस क्षेत्र में 1971 में जहाँ 10 लाख लोग होंगे वही सांसद चुनेंगे। यानी कि 1971 में जो जनगणना थी उस पर आधारित है भाई। 2002 में संविधान संशोधन हुआ 84वां, कि 2026 तक हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते सीट के साथ, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, जो सीटें वही रहेंगी। सीट तो भाई ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगी ही, क्यों हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती है, घटती तो है नहीं भाई। तो अब सीट जो बढ़ेंगी अब वो 2001 की जनगणना पर रहेंगे भाई, जो अब आएंगे 2026 में। हमारे देखना देश में बहुत सीट बढ़ेंगी, लगभग 600 650 प्लस चली जाएंगी। तो वो जो आधारित होगी वो 2001 की जनगणना पर होगी भाई। उम्मीद समझ में आया होगा, और कल के लिए माफी चाहेंगे कि कल भाई ये क्लिप छूट गई थी। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 83 भी हमने कल पढ़ा था। आर्टिकल 83 इसमें संसद की अवधि पढ़ी थी हमने, यानी कि आपकी लोकसभा का समय है 5 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य का भी 5 वर्ष, लेकिन राज्य आपकी जो राज्यसभा है इसका टेन्योर है इनफाइनाइट, क्योंकि राज्यसभा भाई कभी भी विघटन नहीं होगी, यह स्थायी सदन है, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। यह कभी भी मतलब डिसॉल्व नहीं होगी। लोकसभा हो सकती है,
लोकसभा कब होगी? जैसे आपकी ये लोकसभा है, इसमें 545 सीट हैं, तो इसमें किसी को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। अगर इससे कम सीट आती हैं तो भाई लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे। और हमने पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री जो रहता है वो समकक्षों में सर्वश्रेष्ठ रहता है, यानी कि सभी सांसदों में बड़ा। तो अगर कोई प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देता है तो भी लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे हो? तो लोकसभा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कभी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। हाँ जी, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका टेन्योर 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का क्यों है? क्योंकि जो आपकी लोकसभा राज्यसभा है इसमें 245 मेंबर हैं, इसमें से 12 तो आपके मनोनीत होते हैं और 1/3 1/3 1/3 हर 2 ईयर में यानी 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, यानी कि उनको चुनाव होता रहता है। तो वो टाइम पीरियड बना रहेगा कि अब 2 साल में ये मेंबर गए 1/3, अगले 2 साल में वो 1/3 मेंबर गए और अगले 2 साल में ये तिहाई मेंबर गए। तो इस तरह से ये चलती रहती है संसद की अवधि। इसके बाद आर्टिकल 84 में योग्यता पढ़ी थी हमने भाई, यानी कि सांसद की योग्यता। इसमें पढ़ा था कि भारत का नागरिक हो, दूसरा पागल व दिवालिया न हो, और तीसरा भाई लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु कर चुका हो। ठीक है जी, ये सांसदों की आपकी योग्यता थी। इसके बाद आर्टिकल 85 आता है भाई। आर्टिकल 85 भी हमने पढ़ा था कल। आर्टिकल 85 में हमारा है सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। इसकी एक तो होगा सत्र आहूत और एक होगा सत्रावसान करना। अब ये पढ़ते हैं। आहूत होता है किसी को भाई बुलाना, यानी कि, और सत्रावसान होता है वापस भेजना। अब भाई संसद के जो जो सदस्य हैं, आपको हमने बताया कि इनका 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में। तो जब ये संसद भवन में बैठेंगे तो इनको बुलाने के लिए ये तो है नहीं कि कभी भी आओगे संसद में बैठ के, नहीं भाई, उसका भी टाइम पीरियड होता है कि वो कब चलता है। जैसे उसके 3 सत्र होते हैं। संसद सत्र, संसद सत्र 3 है। पहला होगा आपका बजट सत्र, दूसरा आपका हो गया मानसून सत्र, और तीसरा भाइयों आपको होता है शीत सत्र। यानी ये होगा आपको बजट, ये होगा मानसून और ये होगा आपका विंटर सेशन। ये चलता है भाई आपका फरवरी में चलता है, और सबसे लंबा भी यही है, फरवरी से मई तक। अब बजट सत्र के लिए मेंबर बुलाने हैं राष्ट्रपति, तो आहूत जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति भाई, और सत्रावसान भी जो करते हैं वो भी राष्ट्रपति करते हैं भाई।
इनको बुलाएंगे भी राष्ट्रपति और कहेंगे आप तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम अब घर जाओ, तो वो भी राष्ट्रपति को। ये फरवरी में राष्ट्रपति कहेंगे कि सबको नोटिफिकेशन देंगे, कोई सांसद जम्मू कश्मीर को, कोई कन्याकुमारी को, कोई अरुणाचल प्रदेश, कोई गुजरात, भाई चारों कोने से सांसद हैं, तो ऐसा तो है ना कोई कभी भर गया आ रहा हो जब जी कर रहा हो, सबको बुलाएंगे। सबके जो कहेंगे भाई तुम्हारे दिल्ली में हमने घर दे रखे, यहाँ रहो, अब बजट सत्र चल गया, अब यहाँ बताओ कि तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारी क्या मांग है, तुम्हें क्या पूछना है। तो बजट सत्र शुरू होता है फरवरी में और मई में। ये भाई सबसे बड़ा सत्र है। इसके बाद मानसून सत्र। मानसून सत्र अब मई में जब उनकी छुट्टी कर देंगे, सत्रावसान कर देंगे, राष्ट्रपति कहेंगे अब तुम घर जाओ, अपने क्षेत्र में जाओ, किसी के ब्याह में जाओ, किसी कुल्ला पौड़ी में जाओ, कहीं हो घूमो, रोड बनाओ, उद्घाटन करो, कुछ भी करो हमसे, लेकिन जब हम बुलाएं तब यहाँ आ जाइयो। अब फिर बुलाएंगे जुलाई में भाई, जुलाई में फिर नोटिफिकेशन भेज देंगे कि भाई आ जाओ, टाइम हो लियो। तो जुलाई से अगस्त में चलेगा भाई, ये भी 3 महीना चलता है, 2 महीना सॉरी, जुलाई और अगस्त। मानसून सत्र, इसमें क्वेश्चन पूछो जवाब, भाई हमारी सड़क न बनी, हमारा पुल न बनो, यू दो हमें यू दो, इस तरह से बात होती है भाई। इसके बाद शीत सत्र, ये नवंबर और दिसंबर में चलता है। ये जुलाई के शुरू में चल जाता है और ये नवंबर के मिड में चलता है लगभग। ये सबसे छोटा सत्र होता है। ठीक है जी। अब जब ये तीन हो जाएंगे तो इसी को फरवरी में जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो सत्र आहूत कहते हैं उसको, और जब छुट्टी हो जाएगी तो मई में उसको सत्रावसान कहते हैं कि अब वापस अपने क्षेत्र में जाओ, वहाँ काम ही ले देखो, सड़क बनी है उसका उद्घाटन करवाओ, माला पैर कराओ, ब्याह शादी में जाओ, बोट बनाओ। ठीक है जी, ये इनको काम होता है। इसमें कल हमने और पढ़ा दिया था कि भाई 17 कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं लोकसभा के स्पीकर, कोई बदतमीजी करेगा 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ता के लिए, जैसे भी उनको समय लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद विघटन भी हो सकता। विघटन केवल लोकसभा का होगा, क्योंकि लोकसभा में 545 है, अगर किसी की 273 से नीचे सीट आ जाते हैं तो विघटन हो जाता है, यानी कि दोबारा चुनाव हो जाते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है, सरकार गिर भी जाती है, दूसरी पार्टी सरकार बना सकती है, ये विघटन। लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 86 में है हमारे राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर एक बार दोनों कंपेयर करना भाई। 87 ये है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब इसमें देखते हैं भाई। जो राष्ट्रपति को अभिभाषण होता है ये होता है पर ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष जब फरवरी में सत्र आहूत होगा तो जो पहला दिन होगा तो उसमें राष्ट्रपति भाषण दे के जाएंगे, उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ठीक है भाई। और राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये भाई संयुक्त होता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ऐसे ही ये भी संयुक्त होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। विशेष अभिभाषण ये क्या होता है, लेकिन ये शुरू तभी होगा जब प्रत्येक वर्ष फरवरी में बजट सत्र शुरू होगा। और ये कब होगा, ये
5 साल में जब नई लोकसभा का गठन होगा। तो नई लोकसभा आएगी तो राष्ट्रपति से वो कहेंगे वेलकम, आइए बैठिए, कितना अच्छा आपको माहौल है, एसी है, माइक है, सब सुविधा है, खाने पीने की सुविधाएं, भाई बहुत सस्ता खाना मिलता है सांसदों कैंटीन में, 5-5 10-10 रुपये की थाली, जो बहुत महंगो मिले है सौदा वो बहुत सस्ता मिले है इन्हें, अलग ही मजे हैं। तो राष्ट्रपति सबको समझाए हैं। तो जो उस दिन पहले दिन भाषण देंगे 5 साल में जब नई लोकसभा का गठन होगा, उसके पहले दिन राष्ट्रपति को भाषण होगा, उसको ही राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण कहते हैं। यहाँ हो रहा है पर ईयर, तो पर ईयर की वैल्यू कम तो अभिभाषण, और जब वैल्यू बढ़ गई तो विशेष अभिभाषण। उम्मीद भाई समझ में आया होगा। यह किसी भी सत्र में हो सकता है, ये बजट सत्र में ही होगा केवल, ये किसी भी सत्र में, क्योंकि भाई नई लोकसभा कभी भी गठन हो सकती है। भाई मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, नवंबर में, दिसंबर में जब चुनाव होंगे तब होगी, तो ये कभी भी हो सकता है। लिख लीजिए, किसी भी सत्र में, और ये केवल आपका बजट सत्र में। इसके बाद आपका आता है भाई आर्टिकल 88। इसमें आपका मंत्री प्लस अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा गया है, यानी कि ये दोनों किसी भी हाउस में, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में की कार्यवाही में बैठ सकते हैं। यानी कि आपके मंत्री और अटॉर्नी जनरल कोई से भी हाउस में उसकी जो कार्रवाई चल रही है उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्री वोट सिर्फ अपने सदन में देगा। ये नहीं कि हैं तो मंत्री जी राज्यसभा के, वोट देने लोकसभा में, भाई बैठ सकते हो आप लोकसभा में, क्योंकि मंत्री को दायित्व लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन आपको जब वोट देने को टाइम आएगा तो आपको वोट देने अपने सदन में ही आना होगा। और अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकते। जब वोट देने को टाइम आएगा तो अटॉर्नी जनरल से कह देंगे सदस्य जी या माननीय बाबूजी आप बाहर जाइए, अभी आपको कोई काम नहीं है। हाँ, आप एसी की ठंडी हवा ले, बैठो या देखो, लेकिन वोट देने का काम आपको नहीं है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। इसके बाद आपका आता है भाई आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 इसमें राज्यसभा के सभापति व उपसभापति की चर्चा। सभापति व उपसभापति, इनकी क्या चर्चा है भाई? यानी कि हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ठीक है जी, ये लोकसभा,
ये राज्यसभा। तो इनको एक मुखिया होगा अध्यक्ष, इनके मुखिया होगी सभापति। तो ऐसा भी तो हो सके भैया कभी सभापति बीमार भी हो सके, खांसी बुखार भी हो सके, तो उनकी जगह जो ये 245 मेंबर हैं इनमें से ही एक को उपसभापति बना देते हैं। ठीक है जी। इसके लिए हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। आपने देखा होगा भाई, सभापति सदन का सदस्य रहते ही ना, जो सभापति होता है वो आपको भाई वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उप राष्ट्रपति होता है। तो वो किसी सदस्य का थोड़ी, कोई सदस्य थोड़ी है, वो तो चुनकर आया है। तो ऐसा कौन सा सदन है या ऐसे सदन का मुखिया कौन है जो उस सदन का ही सदस्य नहीं है? तो वो राज्यसभा है और उपराष्ट्रपति है। ठीक है भाई। उपसभापति सदन का सदस्य होता है। वो सदस्य से चुनाव होकर जाते हैं कि किसको आप बनाना चाह रहे हो। भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन हमें देखभाल करेगा, कोई नहीं, हम तो लड़ भिड़ जाएंगे आपस में, गुथ मर जाएंगे। तो उसके लिए उपसभापति होता है। लेकिन सभापति होता है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि सर्वे कैसे, यानी कि सबसे बड़ा। अगर उपराष्ट्रपति ने कह दी यहाँ बैठो तो यहीं बैठना पड़ेगा, उपसभापति ने कह दी आप बाहर जाओ, आप अनुशासन का पालन नहीं कर रहे तो बाहर भगा सकता है। ऐसे ही उपसभापति की हैं, ऐसे ही सभापति की हैं। तो ये सर्वोपरि होते हैं भाई, मतलब सबसे बड़े वहाँ पर। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आपको भगा सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हाउस में कोई बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है और 50% वोट यस में और 50% वोट नो में है। ठीक है जी। अब यहाँ पेच फंस गो, तो यहाँ उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति, वरना उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब निर्णायक मत देना होगा तो वो अपना वोट डाल सकते हैं भाई। ठीक है जी। जो उनको उचित लगेगा कि हाँ ये पास होना चाहिए, यह पास नहीं होना चाहिए, तो उस समय अपना वोट दे सकते हैं। उनको निर्णायक मत कहलाता है वो। तो ये था भाई आपका राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसके बाद आपका आता है भाई आर्टिकल 90, 91, 92। इनमें है कि अगर उपराष्ट्रपति या सभापति या उपसभापति अपने पद से त्याग दे दें तो कौन क्या कार्रवाई है। उपसभापति अपने पद पर नहीं है, उन पर कुछ कार्रवाई चल रही है, तो उस समय सदन की कार्रवाई कौन करेगा। ये हमारे किसी काम के भी नहीं है और ये आज तक एग्जाम में आए भी नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हम सीधे देखते हैं आपका आर्टिकल 93। इसमें है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है जी। इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है
वही पहला सदन को चलाना, यानी कि मैं सदन में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं ये भी। तो सबको कि भाई आप बोलो, आप जवाब दो, आप प्रश्न पूछो, आप जवाब दो, माननीय सदस्य आप जवाब दीजिए, माननीय सदस्य आपका समय शुरू होता है, ये इनकी कार्रवाई का। इसके बाद लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं भाई, लेकिन ये चुने हुए होते हैं, चुने हुए सदस्यों में से ही एक होते हैं, सदस्यों में से ही होते हैं। यानी कि जो 545 एमपी चुनकर आए हैं उनमें से ही जो मतलब सीनियर होगा या जिसको पार्टी चाहेगी उसको अध्यक्ष बना देंगे और जिसको चाहेंगे उसको उपाध्यक्ष बना देंगे। इनको चुनाव होता है भाई। लेकिन इनका भी निर्णायक मत अध्यक्ष दे सकते हैं। निर्णायक मत अध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही के समय अपना मत नहीं दे सकते। ये जैसे मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पास हो रहा है और वोट पड़ रही है भाई, तो उस समय अपना वोट नहीं दे सकते। अगर वो 50% यस और 50 नो में नहीं है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, तो उसमें वोट नहीं दे सकते। क्योंकि भाई अध्यक्ष पद ऐसा है कि ये समझ के बनाया जाता है कि ये किसी को पक्षपात नहीं करेंगे, किसी की होड़ नौले में, यानी कि अपनी पार्टी के विपक्ष की भी। तो ये इस तरह का पद है भाई। अगर वो बात अलग है, लेते हैं या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन अगर इनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो ये अपनी पार्टी के पक्ष में करेंगे। लेकिन जब उन्हें कुर्सी दे दी कि बाबूजी तुम हमें झेल रहे हो, तुम हमारा संचालन कर रहे हो, तो तुम अलग बैठो, हमें वोट गिरवाओ, तुम अपना वोट उस समय नहीं दे सकते अगर निर्णायक मत नहीं है। अगर निर्णायक मत मेज पेज फंस रहा है तो आप वोट दे सकते हो, वहाँ आपका अधिकार है। और अगर संयुक्त बैठक है, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो उसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेगा भाई। यानी कि कुछ बिल ऐसे फंसे हैं, अब तक 3 बार हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी है, यानी कि संयुक्त दोनों सत्र मिलकर एक बैठक हुई है, तो उसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति नहीं। इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोगों ने चुनकर भेजे हैं डायरेक्ट, तो उनकी एक जिम्मेदारी होगी। उपराष्ट्रपति हाँ लोगों ने डायरेक्ट चुन कर नहीं भेजे, वो अप्रत्यक्ष रूप से आए, वो वे विधायक ने चुन के भेजे हैं, तो इसलिए वो विधायक और सांसदों ने चुन के भेजे, इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। तो और इन पर एक लोकसभा अध्यक्ष पर 545 सदस्य को चलाने का अनुभव होता है, यानी कि ज़्यादा सदस्य को मतलब जो कैपेसिटी है उस समय की हॉल की, उसे झेलने की आदत है। तो इसलिए भी एक पॉइंट रहा होगा कि इनको ही अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है जी। इसके बाद एक भाई हम अध्यक्ष की शक्ति पढ़ लेते हैं, और पहले प्रोटेम इसको स्पीकर पढ़ लेते हैं। एक होता है भाई आपका प्रो टेम स्पीकर। ये क्या होता है भाई? ये अस्थायी अध्यक्ष होता है।
यह कब बनते हैं? यह जब बनते हैं जब नई लोकसभा गठन होता है और उस समय जो सदस्य आते हैं उनमें जो सदस्य में जो श्रेष्ठ है यानी कि उम्रदराज है, उम्रदराज लिख लेते हैं भाई, उम्रदराज लिख लो, या हाँ जिसे ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा अनुभव यानी कि जो उम्रदराज है, ब्रैकेट में कर लो भाई, उम्र वाला है, जो मतलब कई बार सदन में आ चुके हैं, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं यानी कि प्रोटेम स्पीकर। वो राष्ट्रपति की अनुमति से बनते हैं। इनको जो अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं भाई। पहले दिन आए भाषण देंगे तो राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे और कहेंगे कि भाई अब मैं तो यहाँ इतना मेरे थोड़ा समय ना मेरे राष्ट्रपति भवन पड़ा उसमें जाऊँ। अब इन सभी 545 सदस्यों को आप शपथ दिलाओ, शपथ दिलाते हैं। ये इन्हीं का कार्य है। लेकिन भाई हमने अभी देखा यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिला दी क्योंकि उस समय तक ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे। तो ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शपथ अलग से नहीं लेते क्योंकि इनको शपथ पहले ही सदस्य के रूप में दिवा दी गई है। हाँ एक पॉइंट और, अगर आपके अध्यक्ष जो हैं आपकी सांसद पद से इस्तीफा देते हैं तो अध्यक्ष पद खत्म हो जाएगा भाई। अगर ये अपने सांसद से या एमपी पद से इस्तीफा देते हैं तो सांसद पद ओ सदस्य अध्यक्ष पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर हमने समझा दिया, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, स्थायी अध्यक्ष होता है, 2-4 दिन रहते हैं, सभी सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं कि आइए बाबूजी मैं फलाने शहर से आया हूँ और अपना काम सही तरीके से करूँगा। अब उन्हें बैठा दें, उन्हें समझा दें कि आपको ये माइक तोड़ना नहीं है, गुथना नहीं है, पिनना नहीं है, रेपटिनो बजाने, जो भी काम है 1-2 दिन सब समझा दें। फिर कहेंगे कि आप अध्यक्ष चुन लो और एक उपाध्यक्ष चुन लो अपने में से ही। कहेंगे कि ये आदमी खड़ा हो रहा है, इसको अध्यक्ष बनाना कितने चाहते हैं कितने नहीं। भाई पार्टी जो 273 मेजोरिटी से वो अपनी पार्टी को या अपने चाहते कोई लोकसभा अध्यक्ष बनवा देते हैं, वही उपाध्यक्ष बनवा देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है भाई अध्यक्ष की शक्ति और इधर आपके आ जाते हैं भाई सभापति की शक्ति। पहली भाई लोकसभा अध्यक्ष की है धन विधेयक पे, कोई भी धन विधेयक है या नहीं है ये लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, उपसभापति नहीं। दूसरी है लोकसभा का सचिवालय यानी कार्यालय जो है अध्यक्ष के अधीन रहेगा, यानी उसके हेड लोकसभा जो कार्यालय भाई जहाँ सचिव बैठते हैं आपके वो इन्हीं के अंडर आएगा।
इनके अंडर नहीं आएगा। तीसरी शक्ति है भाई, अगर 1/10 सदस्य प्रेजेंट हैं तो कार्यवाही चलेगी, इसमें भी और इसमें भी। अगर 1/10 सदस्य प्रेजेंट हैं तो कार्यवाही चलेगी। अगर 1/10 से कम है तो कार्रवाई नहीं चलेगी भाई, इसमें भी नहीं चलेगी। ये सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की पावर है। चौथी है भाई, संयुक्त अधिवेशन की, जो हमने बताया उसकी अध्यक्षता करते हैं, ये नहीं करते। और भाई अनुशासन का पालन न करने पर सदस्यों को दंडित, ये भी कर सकते हैं और ये भी। और भाई ये अगर कोई भी 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहेगा तो ये उसकी सदस्यता निलंबित कर सकते हैं विदाउट किसी रीज़न के। अगर उसने रीज़न बता दिया कि बाबूजी मैं बीमार हूँ, मैं अस्पताल में हूँ, तो चलो कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका आर्टिकल 93 पे हो गया। इसके बाद 94, 95, 96 में यही है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर पद त्याग दें तो क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उनकी कार्रवाई की जगह वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं लेंगे, उस समय कोई और कार्रवाई करवाएगा, यानी उपसभापति करवाएगा या कोई अन्य श्रेष्ठ सदस्य करवाएगा। ये इसी में भाई। तो इसमें कुछ वो नहीं है ना, वो आते कभी। इसके बाद आर्टिकल 98, इसमें संसद सचिवालय की जानकारी है, यानी कि संसद के जो ऑफिस होंगे भाई, पीएम हो गया, इस टाइप में कौन सदस्य है, कौन सी समिति का अध्यक्ष रहेगा, वो सब इसी में जानकारी है। बस इसे इतना याद रखना कि संसद सचिवालय आर्टिकल 98 में। आर्टिकल 99, इसमें सांसदों की शपथ की चर्चा, ठीक है जी। यानी कि सांसदों को कैसे शपथ लेनी है वो हमने बता दी। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर दिवाएगा, 2-3 दिन वही हैंडल करेंगे, सबको शपथ दिवाएंगे, फिर अध्यक्ष चुनवा देंगे, फिर वो अध्यक्ष कार्रवाई आगे चलाएंगे। आर्टिकल 100 भाई, इसमें गणपूर्ति है। गणपूर्ति क्या होता है भाई? गणपूर्ति, इसको हम कहते हैं कोरम। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, अगर इनमें 1/10 सदस्य प्रेजेंट नहीं है तो कार्रवाई नहीं चलेगी। तो 1/10 प्रेजेंट होना आवश्यक है, तभी सदन चलेगा। इसका डिसीजन हमने आपको बताया, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या आपके भाई राज्यसभा के सभापति या उपसभापति करेंगे। अगर 1/10 सदस्य दोनों में नहीं है, यानी
कोई से भी सदन में, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 545 हैं और लगभग 54-55 सदस्य नहीं है तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही राज्यसभा में अगर 24-25 सदस्य नहीं है तो राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होगी। अगर इतने सदस्य आए हैं तो कार्रवाई चलेगी। और इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति करते हैं भाई। तो ये भाई यहीं क्लास ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास। आर्टिकल 17 के उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। एक बार इन सभी का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।